शुरू करते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये होता क्या है कि मान लो कोई आपके पास ऐसा वायर है या कंडक्टर है जो प्योर रेजिस्टिव है, मतलब पूरी तरह से रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा उसका है। अगर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो उसमें हम अगर करंट फ्लो कराएंगे तो क्या होगा, जो हम करंट उसमें देंगे वो हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। क्योंकि जब करंट पास ही नहीं होगा, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक आयरन होता है प्रेस ना करने इस्त्री करने वाला, तो होता क्या है कि जब उसमें करंट पास कराएंगे तेजी से क्या होता है, गर्म हो जाता है ना, क्योंकि वो प्योरली रेजिस्टिव है। मतलब उसमें जो करंट पास हुआ है उसको पास रोकता है करंट फ्लो को, रेजिस्टिव मटेरियल है। जब कोई कंडक्टर रेजिस्टिव होता है, प्योरली रेजिस्टिव, तो उसमें जब करंट हम पास कराएंगे तो गर्म होने लगता है, हीट होने लगता है, और इसी को हम लोग कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसी को हम लोग कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो और लिख लेते हैं, if the conductor is purely resistive, if the conductor is purely resistive, अगर कोई कंडक्टर प्योरली रेजिस्टिव है तो होगा क्या, द सोर्स ऑफ एनर्जी कंटिन्यूसली, द सोर्स ऑफ एनर्जी continuously get dissipated, मतलब जो एनर्जी इसमें लेंगे वो कहां कन्वर्ट हो जाएगी, हीट में कर, डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ हीट। मतलब ये हुआ कि अगर कोई कंडक्टर प्योरली रेजिस्टिव है, पूरी तरह से रेजिस्टिव है, तो जो सोर्स ऑफ एनर्जी हमने दिया, उसमें जो करंट हमने दिया वो डिसिपेटेड यानी कन्वर्ट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो एनर्जी वो करंट किस में कन्वर्ट होगा, हीट में कन्वर्ट होगा। दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसी को हम लोग कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी जब कोई कंडक्टर रजिस्टर क्या हो, प्योरली रेजिस्टिव हो, यानी कि जितना करंट उसमें हम पास कराएं सब हीट में कन्वर्ट हो जाए, तो उसी को हम लोग कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और एक चीज हमें जानना होगा कि अगर मान लो जितना आपके पास एनर्जी है उतना तो वर्क आप करोगे, है ना, तो एनर्जी और वर्क क्या होगा, बराबर होगा। एनर्जी और वर्क बराबर, जितना एनर्जी आप उतना वर्क कर सकते हो, और वही वर्क यहाँ पे हीट में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब समझ में आया कि एनर्जी, हीट और वर्क सब बराबर चीजें हैं, यानी कि एनर्जी, वर्क और हीट सब इक्वल चीजें हैं। जितना एनर्जी आपके पास उतना वर्क किया, और जितना वर्क होगा वही हीट के फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि वायर में जितना करंट पास करा रहे हैं, वर्क हो रहा है, वही तो हीट में कन्वर्ट हुआ, है ना। इलेक्ट्रिक इस आयरन जो है, जब करंट उसमें लगाते हो, ऑन करते हो, तो जो एनर्जी उसमें गई, करंट एनर्जी उसमें गई, वही तो हीट में कन्वर्ट हुई ना। तो इसका मतलब ये कि एनर्जी, वर्क और हीट सब चीजें क्या है, बराबर चीजें हैं, एक ही चीजें हैं। तो यहां से हमारा समझ में आया कि होता क्या है यार, कि पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर हम लोग क्या जानते हैं, W/Q हम लोग जानते हैं। अगर हम वर्क, एनर्जी, हीट बराबर चीजें हैं, तो वर्क की प्लेस पे हम चाहे तो यहाँ एनर्जी लिखते हैं, चाहे तो हम लोग हीट लिखते हैं, है ना, कुछ भी लिख सकते हैं अब यहाँ पे। तो यानी कि अगर हम V बराबर यहाँ पे हीट H लिखते हैं तो H/Q हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे H बराबर क्या आएगा, V/Q आ जाएगा। यानी कि हीट या फिर एनर्जी, हीट या फिर एनर्जी बराबर पोटेंशियल इनटू चार्ज। इतना बात समझ आई। और हम जानते हैं कि I बराबर क्या होता है, I बराबर Q/T होता है, ये भी जानते हो। तो अगर यहां से यार ऐसा किया जाए कि अगर यहां से Q की वैल्यू निकाले तो Q बराबर क्या होगा, IT होगा, यानी चार्ज इंटू
यानी करंट इनटू टाइम। तो अगर यहाँ पे Q की वैल्यू IT यहाँ पुट कर दोगे तो H बराबर क्या बन जाएगा, यानी एक फार्मूला तो ये बन गया, H बराबर यानी एनर्जी बराबर पोटेंशियल इनटू चार्ज। दूसरा एनर्जी या हीट एक चीजें हैं, ये एनर्जी या हीट बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू IT हो जाएगा। VIT एक फार्मूला बन गया। ये कैसे बन गया, जब हमने Q की वैल्यू यहां से IT यहां पुट कर दिया इसके प्लेस पे, देखो Q के प्लेस पे, तो एक फार्मूला ये बन गया हीट एनर्जी का, दूसरा फार्मूला ये बन गया VIT, और तीसरा फार्मूला हम लोग जानते हैं क्योंकि V बराबर क्या होता है, IR होता है ओम्स लॉ से, है ना, V बराबर IR। तो अगर V की वैल्यू यहाँ IR रखते हैं तो H बराबर क्या आएगा, V की वैल्यू IR इंटू IT पहले से था, इसको सॉल्व करेंगे तो H बराबर होगा I स्क्वायर, H बराबर I स्क्वायर RT, है ना, I स्क्वायर RT। बस ये हो गया तीसरा फार्मूला। हाँ बिल्कुल, तीनों याद करना पड़ेगा। अब न्यूमेरिकल में जिसका यूज होगा उसको लगा लेंगे हम लोग। H बराबर VQ, H बराबर VIT, H बराबर I स्क्वायर RT। ये तीन फार्मूले हमें यहाँ पे लर्न करने होंगे, हीट के या एनर्जी के या फिर वर्क के, तीनों कह सकते हैं। हीट क्या है, वर्क क्या है, एनर्जी क्या है, एक ही चीज है। तो हीट इक्वल टू पोटेंशियल इंटू चार्ज, हीट इक्वल टू पोटेंशियल इंटू करंट इंटू टाइम, हीट इक्वल टू करंट का स्क्वायर रेजिस्टेंस इंटू टाइम। जिस फॉर्म में हमें न्यूमेरिकल काम रहेगा वैसा लगा लेंगे यहाँ पे, ये नोट कर लो। फिर तो हमने पढ़ा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि अगर कोई आपके पास ऐसा कंडक्टर है जो प्योरली रेजिस्टिव है, यानी कि उसमें करंट हम पास कराएंगे तो पूरा उसको हीट में कन्वर्ट कर देगा, तो ऐसे मटेरियल को ही हम लोग कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और इसका फार्मूला V बराबर पोटेंशियल का हम लोग जानते हैं, वर्क अपॉन चार्ज। तो हम जानते हैं कि वर्क एनर्जी हीट सब एक ही चीजें हैं, तो हमने यहाँ वर्क के प्लेस पे हीट लिख दिया, है ना, या एनर्जी लिखने बात वही है। तो एनर्जी कहेगा, हीट कहेगा, वर्क कहेगा, सब कुछ एक ही है। तो यहाँ पे H इक्वल टू यानी कि हीट या फिर एनर्जी इक्वल टू आ गया VQ, हीट या एनर्जी इक्वल टू VIT, H इक्वल टू I स्क्वायर RT। तो ये तीन फार्मूले यहाँ पे बन के आए, इसको नोट करो तो बात करें अगले पॉइंट की। चलो, जूल्स लॉ, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ये कहता है, ये भी फार्मूला हमने पढ़ा H बराबर I स्क्वायर RT, है ना, I स्क्वायर RT ये पढ़ा है ना। तो इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग जूल्स ने बताया, जूल्स ने कहा कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में जो हीट होता है किसी रेजिस्टेंस में, वो हीट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। यही है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो इसी को लिखेंगे। तो जूल्स का कहता है हीट प्रोड्यूस इन रजिस्टर इज हीट प्रोड्यूस्ड इन अ रेजिस्टेंस इज, किसी रेजिस्टेंस में जो हीट प्रोड्यूस होगी वो तीन बातों पर डिपेंड करेगी। तो पहली बार इसने कहा, जूल्स ने कहा कि जो हीट प्रोड्यूस होगी किसी भी रेजिस्टेंस में वो तीन बातों पर डिपेंड करेगी। पहला, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट पासिंग थ्रू इट। ये देखो यहां लिखा है, हीट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट पासिंग थ्रू टू स्क्वायर ऑफ करंट, लेकिन यानी कि इसका मतलब H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। मतलब ये होगा कि मतलब किसी भी रेजिस्टेंस में जो करंट होगा वो हीट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी हीट क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, मतलब हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। ये पहली पॉइंट इसने कहा, ठीक है ना, ये था इसका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी कौन सा, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू resistance to a given
टू अ गिवन कंडक्टर, जो कोई कंडक्टर है उसमें जो रेजिस्टेंस है उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्या, हीट होगा, यानी कि H प्रोपोर्शनल टू R, है ना, ये बात थी। और तीसरा पॉइंट इसने कहा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम फॉर विच करंट इज फॉर गिवन कंडक्टर, ऐसा कर सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम फॉर गिवन कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर में जितने टाइम तक हीट पास हुई है उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब ये जो H बराबर आई स्क्वायर आर टी है ना, इसी तीनों पॉइंट को इसने बता दिया बस। देखो इसने कहा H बराबर आई स्क्वायर आर टी, तो इसने कहा हीट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ करंट के, हीट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, हीट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जितने समय तक टाइम करंट पास हुआ है। तो अगर इसी तीनों इक्वेशन को हम लोग मिलाएंगे तो फिर से वही H बराबर प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी आ जाएगा, आई स्क्वायर आर टी आएगा। अब प्रोपोर्शनल हटाने के लिए यहाँ पे जो कांस्टेंट बताया गया ना, उस कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है, ये जूल्स ने बता दिया था, तो इसलिए उसकी कांस्टेंट हटाने से कोई वैल्यू मतलब पड़ेगा नहीं फर्क, तो फिर से वही आएगा। अगर मान लो हम कांस्टेंट के लगा ही लेते हैं यार, अगर मान लो हम कांस्टेंट के लगा ही लेते हैं तो उसने कहा जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू 1 होगी, जब उसकी वैल्यू 1 होगी तो H बराबर 1 इंटू आई स्क्वायर इंटू आर टी आएगा, और जब सॉल्व करने लग रहे होंगे हम लोग तो H बराबर फिर से आई स्क्वायर आर टी आ जाएगा, यानी उससे कोई इफेक्ट तो हुआ नहीं, है ना। तो उसने जो प्रोपोर्शनल लगाया कि कांस्टेंट मान लगाया, उस कांस्टेंट की वैल्यू जो उसने कहा 1 है, तो 1 हो जाएगी, तो वही फिर से आ जाएगा फार्मूला, यानी कि H बराबर आई स्क्वायर आर टी फिर से आ गया। तो ये हमारा है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, यानी कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में जूल्स ने बताया कि जो हीट है वो करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हीट जो है रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, हीट जो है टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसी फार्मूले से तीनों बातें बता दी थी। तो यही है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, नोट कर लो, तो पढ़ते हैं। बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्यूज की। इलेक्ट्रिक फ्यूज की, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, तो कहते हैं इट इज a device which protects circuits and appliances It is a device which protects circuits and appliances by stopping flow of current, flow of electric current। मतलब एक ऐसा डिवाइस है जो हमारे सर्किट को या हमारे घर के इलेक्ट्रिक अप्लायंस को प्रोटेक्ट करता है। कैसे करता है? बाई स्टॉपिंग फ्लो ऑफ करंट को रोक करके, फ्लो ऑफ करंट को रोक करके इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोडिंग। कब करेगा? इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग, है ना। कब करेगा? जब कभी शॉर्ट सर्किट होगा या फिर क्या होगा, ओवरलोडिंग होगा। तो उस समय ये इलेक्ट्रिक डिवाइस जो है वो करंट के फ्लो को रोक देती है, जिससे हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंस और सर्किट्स क्या होते हैं, खराब होने से बच जाते हैं। इसी टाइप के वायर से वो एक थिंग वायर बनता है। हाँ, तो इलेक्ट्रिक सर्किट को, इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना, एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो
करंट के फ्लो को रोकती है। और कब रोकती है? जब शॉर्ट सर्किट या फिर ओवरलोडिंग हमारे घर में करंट की होती है। सिर्फ दो टाइप का था ना, एक ये वाला हो गया जो बल्ब टाइप का था और एक वो जो प्लग टाइप का था। हाँ वो देखो ऊपर जो है इधर से नंबर पे बाएं तरफ से तीसरे नंबर पे लगा हुआ है। ठीक है, हाँ अब इधर देखें तो इसके कुछ पॉइंट्स भी हैं जो हमें जानने हैं। निकाल दे। तो पहला पॉइंट ये है, तो इसको जो हम लोग हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। किसमें? सीरीज में, है ना। कि पैरेलल करंट करेंगे तो मान लो कि एक कमरे का लाइट गया, फिर अगर शॉर्ट सर्किट हुई तो एक कवर जाएगा जिसमें लगा होगा। तो इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। पहला पॉइंट जानना, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, है ना। ये हमेशा सीरीज में कनेक्ट होगा। सीरीज में का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो हमारे घर का ये वायर बाहर से आ रहा है ना, ये जो है ये मान लो कि इलेक्ट्रिक पोल्स है, मतलब ये पोल से हमारा वायर घर का आया और यहाँ पे स्विच लगा हुआ है, ये फ्यूज यहाँ पे लगा हुआ है, इसके बाद करंट पास हो रहा है। तो जब ओवरलोडिंग आएगी तो करंट यहीं से तो आएगी ना, शॉर्ट सर्किट होगा तो इधर से होगा, तो इधर से यहीं पे करंट को रोक देगा, उसके बाद करंट जाने ही नहीं देगा। तो मतलब ये सीरीज में जुड़ता है, इसलिए इसका यूज एमसीबी भी तो करता है। हाँ वही सब काम करेगा। तो अभी जानना हमें कि इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है डिवाइस है जो प्रोटेक्ट करता है हमारे अप्लायंस को, सर्किट्स को ओवरलोडिंग के समय या फिर शॉर्ट सर्किट के समय करंट को रोक करके। मतलब उस समय क्या करे, करंट को ये रोक देता है। मतलब यहाँ एक पतला सा वायर लगा होता है कॉपर टेल का, है ना, एल्यूमिनियम का, जो यहाँ पे जब करंट ज्यादा पास होगा ना तो उस समय ये मेल्ट पिघल जाएगा। जब पिघल जाएगा तो निकल के निकल जाएगा, है ना। जब निकल जाएगा तो यहाँ से करंट का रास्ता बंद जाना, करंट। ये बातें हैं, ऐसे करता है। तो अगला पॉइंट जानेंगे, इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट। तो वहां एमसीबी लगाते इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। अगर मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हो तो फिर घर का सारा सामान जलने के बाद भी न पिघले, समझ रहे हो ना। तो मेल्टिंग पॉइंट इसका बहुत कम होता है, जिससे क्या जल्दी से करंट जहां ज्यादा हुआ आवश्यकता से अधिक वहां पिघल जाता है। अगला पॉइंट जानेंगे। पहला पॉइंट था कि ये इसको हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं। दूसरा पॉइंट है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। और एक इसका बना होता बात करेंगे, इट इज मेड अप ऑफ मेटल एंड एलॉय। ये मेटल और एलॉय का बना होता है। जैसे कि बात करें टिन हो गया, कॉपर हो गया या फिर एल्यूमिनियम हो गया। तो इन सब चीजों का ये बना होता है। तो इतनी बात हमें याद रखनी है इलेक्ट्रिक फ्यूज में कि इलेक्ट्रिक फ्यूज एक ऐसा डिवाइस है जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिक अप्लायंस को, सर्किट्स को बचाता है जिस समय ओवरलोडिंग होती है, शॉर्ट सर्किट होता है। कैसे? करंट को रोक करके। और इलेक्ट्रिक सर्किट फ्यूज को हम लोग हमेशा सीरीज में जोड़ते हैं। मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है और ये मेटल या एलॉय का बना होता है, जैसे कि टिन, कॉपर या एल्यूमिनियम। इतनी बात हमें याद रखनी है यहाँ पे। अगला पॉइंट है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक पावर कैसे डिफाइन किया गया? तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कहता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो पर यूनिट टाइम कंज्यूम होता है उसी को हम लोग कहते हैं पावर। और पावर का फॉर्मूला होता है, पावर इक्वल टू होता है एनर्जी अपॉन टाइम, है ना। एनर्जी अपॉन टाइम। पावर को हम लोग P से लिखते हैं तो P इक्वल टू एनर्जी को हम लोग E से लिखते हैं, अपॉन टाइम को हम लोग T से लिखते हैं। तो P इक्वल टू हो गया E बाई टी। एनर्जी को E से लिख दिए ना, E बाई टी। और अगर बात करें पावर की तो वैसे इसका एनर्जी का यूनिट जूल पर सेकेंड होगा। यहां से क्या होगा, क्या लिख रहा है, यहां से जो यूनिट होगा वो जूल पर सेकेंड। एक बात याद रखना कि एनर्जी और हीट दोनों का ही यूनिट जूल होता है।
तो जूल पर सेकेंड, या फिर इसका जो एसआई यूनिट रखा गया है, एसआई यूनिट उसे कहते हैं वाट। पावर का एसआई यूनिट क्या है? वाट। तो ये बात हमें याद रखनी है कि पावर का हम लोग एसआई यूनिट जूल पर सेकंड नहीं बल्कि वाट लिखेंगे। पावर की यूनिट वाट होती है। अब पावर के भी कई सारे फार्मूले बनते हैं। कैसे? जैसे हमने हीट के बनाए थे, तो हीट के बोल दो कौन कौन से फार्मूले बनाए थे। तो हीट का एक फार्मूला था वी क्यू, हाँ, एच बराबर वी क्यू बनाए थे। एक बनाए थे एच बराबर वी आई आर, है ना। एक इक्वल टू क्या बनाए थे? एक बनाए थे वी क्यू बना था ना। एक था एच बराबर वी क्यू, एक बराबर था वी बराबर एच बराबर वी आई टी बना था। एक बना था एच बराबर आई स्क्वायर आर टी बना था। तीन फार्मूले ये बने थे ना। किसके थे ये? हीट के। तो इन सब फार्मूले को अगर हम यहां पुट करते हैं, क्योंकि हमने पिछले बताया टॉपिक में कि हीट और एनर्जी बराबर चीजें हैं, एक ही चीजें हैं। यानी कि हीट जो होता है और जो एनर्जी होती है ये एक ही चीजें हैं, है ना। इसको बराबर हम रख सकते हैं, हीट और एनर्जी बराबर रख सकते हैं। तो जहां हीट है अगर वहां एनर्जी समझ ले, तो ये एनर्जी का ही फार्मूला यही है। तो यानी कि हीट इक्वल टू वी क्यू था पहला, दूसरा हीट इक्वल टू वी आई टी था, तीसरा एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी था। तो यहाँ स्क्वायर था तो आई स्क्वायर आर टी था। और एक फार्मूला और बन सकता है यहाँ, देखो कैसे बनेगा। हम लोग जानते हैं वी बराबर आई आर ना, वी बराबर आई आर जानते हो। अगर यहाँ से आई की वैल्यू निकालें तो क्या होगा? वी बाई आर। और इस वाले फार्मूले दूसरे वाले पुट कर दे तो एच बराबर क्या आएगा? वी इंटू वी बाई आर इंटू टी। तो यहां से बन गया एच इक्वल टू वी स्क्वायर टी अपॉन आर। मतलब ये जो हीट का फार्मूला, एनर्जी का फार्मूला बना, वी और टी और आर के टर्म में बन गया। तो चार हो गए। अब इन सब फार्मूले को यहां रखेंगे, यहां भी लिख लेगा, है ना। इन सब फार्मूले को हम अब रखेंगे पावर वाले में। तो पावर इक्वल टू क्या होगा? पहला फार्मूला पावर इक्वल टू ई बाई डी जानते ही हो, एनर्जी अपॉन टाइम जान ही लिए। अब पी इक्वल टू एनर्जी की वैल्यू हम रखते हैं यहाँ पे अगर वी आई टी, तो क्या होगा? वी आई टी अपॉन टी। ये टी से ये टी कट जाएगा तो पावर इक्वल टू क्या होगा? वी इंटू आई हो गया। एक फार्मूला हमारा ये बन गया, एक ये था ही है, दूसरा ये बन गया। कैसे पता चले कि ये फॉर्मूला रखना है? अब न्यूमेरिकल में मान लो हमें दिया है पोटेंशियल और करंट दिया है, पावर पूछ रहा है, इससे लगा लोगे ना। अपने आप से बना के निकाल भी सकते हैं, जैसे ये फॉर्मूला दिए तो अपने आप से वहां बना भी सकते हो और डायरेक्ट भी याद लगा सकते हो। तो हमारा काम तुम्हें बताना है ना। अब बता दे रहे हैं, तुम्हें याद रहेगा तो लगा लोगे, नहीं तो निकालना सीखोगे फिर वहां पे। बात समझ रहे हो ना। अगर नहीं याद निकाल लोगे इस तरीके से फिर। अभी तो हम बता रहे हैं निकालना कैसे निकलता है ये। तो पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, पावर इक्वल टू पोटेंशियल इनटू एनर्जी और करंट, सॉरी। और पावर इक्वल टू अगला फार्मूला ई की जगह पर रख दो आई स्क्वायर आर टी, तो हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी अपॉन टी। तो यहां से टी से टी कैंसिल, तो पावर इक्वल टू क्या गया? आई स्क्वायर आर। तो पावर इक्वल टू हो गया आई स्क्वायर आर भी फार्मूला बन गया। और अगला फार्मूला रखें ये वाला वी स्क्वायर टी अपॉन आर, इसको रखें तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर आर, सॉरी वी स्क्वायर टी अपॉन आर इंटू टाइम, नीचे वाला टाइम ये वाला, है ना। देखो ई की वैल्यू क्या? वी स्क्वायर टी बटे आर रखे और टी पहले से था ये, तो टी से ये टी वाला कैंसिल हुआ, पी वाला कितना आ गया? वी स्क्वायर बाई आर। तो ये इतने फार्मूले बन गए हैं, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक। तो ये 4 फार्मूले तुम्हें पावर के भी याद रखने हैं। तो पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, पावर इक्वल टू पोटेंशियल टू करंट, पावर इक्वल टू करंट का स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस, पावर इक्वल टू पोटेंशियल का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस। तो ये 4 फार्मूले हमें पावर के याद रखने हैं। तो बात कर लेते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, जिसमें हम लोग का इलेक्ट्रिकल बिल आता है ना यूनिट में। यूनिट होता है किलोवाट आवर में। तो बात करेंगे, लास्ट टॉपिक हमारा है कमर्शियल यूनिट या कमर्शियल यूज कह सकते हैं ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है उसका कमर्शियल यूनिट क्या होता है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1 किलोवाट इक्वल टू क्या होता है? 1000 वाट होता है, सब लोग जानते हो ना। 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट होता है ना। तो अब 1 किलोवाट आवर
अगर यहाँ आवर भी लगा लें तो एक आवर में कितना सेकंड होता है यार? एक आवर में 3600 सेकंड होता है ना। एक आवर में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड होता है। तो है ना, आवर को हम देखो बता दिखा रहे हो तुम्हें, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट होता है, समझते हो ना। और 60 इंटू एक मिनट में 60 सेकंड होता है 60 है ना। तो 60 इंटू 60 कितना, 3600 सेकंड है ना। तो एक आवर बराबर 3600 सेकंड। देखिए 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट इंटू और एक आवर में 3600, इसको मिटा देना बदल में, तो 3600 सेकंड। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 किलो वाट आवर बराबर होगा, इसको देखो 3600 का मतलब 1000 का मतलब 10 की पावर 3, 1000 का मतलब 10 की पावर 3 स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिए। और 3600 का मतलब देखो 1 2 3 दशमलव को उधर से 3 अंक खिसकाएंगे बाईं तरफ, तो 3.6 इंटू 10 टू पावर 1 2 3 प्लस का 3 है ना। अगर डेसिमल को लेफ्ट साइड खिसकाएंगे तो पावर का मान प्लस में आता है। और ये वाट इंटू सेकंड को हम लोग कहते हैं जूल, है ना, इसको कहते हैं जूल। तो अब क्या बन गया, 1 किलो वाट आवर इक्वल टू आ गया 3.6 इंटू 10 टू पावर 3 और 3 6। इसी 1 किलो वाट आवर को हम लोग कहते हैं यूनिट, कहते हैं यूनिट इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू पावर -6 जूल। इसी को हम लोग कहते हैं यूनिट यही है। मतलब 1 किलो वाट आवर को ही हम लोग 1 यूनिट कहते हैं। जो हमारे घर में बिजली का बिल आता है वो 1 यूनिट जो लिखा था ना, 10 यूनिट 15 यूनिट, इसका मतलब 1 यूनिट जो होती है 1 किलो वाट आवर के बराबर होती है। और 1 किलो वाट आवर कितना एनर्जी होती है, 3.6 रहेगा ये, है ना, प्लस कर दिया, 3.6 इंटू पावर 6 जूल एनर्जी होती है, किसमें, 1 यूनिट में। तो ये हमारी कॉमर्शियल यूनिट है एनर्जी की, क्या होती है, किलोवाट आवर। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी का होगा किलोवाट आवर, इसी को हम लोग कहते हैं यूनिट। बस इसी के साथ तुम्हारा चैप्टर समाप्त हुआ, है ना। नोट कर लो, 3600 से ऐसे हुआ कि मान लो ये 3600 लिखा है आपके पास, है ना, तो 0.0 यहाँ लगा सकते हैं ना, जैसे 36 रुपए लिखा है, 36 मतलब 36.00, तो वैसे 3600 को 36.0 लिख सकते हैं ना इतना। अब डेसिमल को हमें खिसकाना है, क्लास 8 में सीखा हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म। तो 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस, दशमलव का 3 प्लेस बाएं तरफ लाए राइट साइड में, तो 3.6 दशमलव यहाँ आ गया। अब कोई मतलब लिखने का नहीं, डेसिमल इंटू 10 टू पावर कितना खिसकाया हो, 3, पावर 3 आ जाएगी। बस ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, जो कि हम क्लास 8 में सीख के आए थे, तो उसी को हमने यहाँ पे लिख लिया था, है ना। तो इस तरीके से हमारा कॉमर्शियल यूज ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी आ गया, जो क्या होता है 1 किलोवाट आवर, यानी किलोवाट आवर में हमारे घरों की जो इलेक्ट्रिक का बिल होता है वो आता है, और इसी को हम लोग यूनिट कहते हैं कि 1 किलोवाट आवर बराबर 1 यूनिट होता है। और उसमें कितना एनर्जी होती है, 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल एनर्जी होती है। कितना बात हमें याद रखना है।